नाजरीन आदाब, मैं हूं अनीसुर रहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, तेलंगाना तहरीक 14 साल की जद्दोजहद के बाद 2014 में तेलंगाना का क़याम, तेलंगाना में पहले असम्बली इंतखाबात, इन इंतखाबात में टीआरएस की जीत और फिर 2018 में अक्टूबर 2018 में तेलंगाना असम्बली तहलील की जाती है और फिर नए इंतखाबात का ऐलान होता है। 7 दिसंबर को असम्बली के इंतखाबात होंगे तेलंगाना में। तमाम सियासी पार्टियां अपनी मुहिम में लगी हुई हैं। टीआरएस जो है इस इंतखाबी मुहिम में पेश है। जैसे ही अक्टूबर के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील की गई तो तेलंगाना टीआरएस के 105 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, किस तरह टीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है, मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं तेलंगाना के कैडर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब। आइए नाज़रीन बात करते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि उनकी कार में हम सवार हों और वो जा रहे हैं शादनगर की तरफ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए। बात करते हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं कि जो ये दूसरे इंतखाबात हैं असम्बली के, उनके लिए क्या माने रखते हैं और वो किस तरह इस मुहिम को जारी रखेंगे। सर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें इजाज़त दी आपकी गाड़ी में बैठने की और आपके साथ सफ़र करने की। सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज़ करता हूँ। अनीस भाई, मैं बताना चाहता हूँ, टीआरएस पार्टी एक आवाम के लिए बनी तो पार्टी है, ये कोई इख्तिदार के लिए बनने वाली पार्टी नहीं है। 2001 से 2014 तक तेलंगाना हासिल करने के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने कई मरहलों से गुजरे, कई बार इलेक्शन जीता, कई बार इस्तीफ़ा दिया, कई बार आखिरकार मरण पर भी बैठा हो। 2009 में तेलंगाना का ऐलान हुआ, उसके 5 साल के बाद तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास किया गया। इलेक्शन आए, टीआरएस पार्टी को अवाम ने इख्तिदार सौंपी। ये जो 4 साल 3 महीने का दौर रहा है, मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में सबसे सुनहरी दौर तेलंगाना का रहा। और जो इससे पहले 65 साल कांग्रेस और तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की, उन्होंने आवाम के बारे में कभी भी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी लैंड ऑर्डर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी पावर के बारे में नहीं सोचा। आज टीआरएस पार्टी हर जगह, हर शोबे हयात में यहाँ के आवाम की तरक्की और उनकी खिदमत करने का तय कर चुकी है। और 4 साल 3 महीने का दौर बहुत सुनहरी दौर गुजरा है। आज आवाम के दिलों में केसीआर साहब बस चुके हैं, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं। आजकल आवाम भी बहुत होशियार हो चुकी है, ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह। लोग सोच समझ के वोट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि बिला सोचे समझे वोट डालते हैं। लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि उनके दौर में क्या काम हुआ, हमारे दौर में काम। टीआरएस पार्टी चूँकि आवाम के लिए बनने वाली पार्टी, आवाम के वेलफेयर के लिए इन्होंने, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की है, उसका कोई भी किसी जगह से भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इतना अच्छा काम 4 साल 3 महीने में हुआ है। यकीनन हमें उम्मीद है कि आवाम के दिलों में बसने वाली पार्टी फिर दोबारा इख्तियार पर आएगी। जी, इनके चीफ मिनिस्टर साहब खुद ये अपने कई बार स्पीचों से में बात बता चुके हैं तेलंगाना के आवाम को कि आपको गोलमाल किया जा रहा है, आपको आगे जाकर सुकून नहीं मिलेगा। आज हमारी स्टेट के आवाम इतने सुकून के अंदर है, इतना तरक्की कर रहे हैं, पावर में कितना कहीं भी 1 मिनट का ब्रेकडाउन नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि आवाम की सहूलत के लिए सीएम साहब ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुके हैं। डेफिनेट जितना उन्होंने काम किया वो लेवल का काम किसी ने नहीं। सर, जो वादे किए गए थे, ख़ासतौर पर मैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो 12% रिजर्वेशन का वादा किया गया था, उस सिलसिले में काफ़ी जो है कोशिशें भी हुई। कमेटी कायम की गई, सुधेर कमेटी, उसके बाद असम्बली में बिल पास की गई, मरकज़ को भेजाया गया, लेकिन मरकज़ ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। ये जो लोगों में एक जो हाइप क्रिएट की गई, एक लोगों को जो है एक यकीन दिलाया गया कि 12% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन 4 साल के बाद भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक जो नाखुशी है जो माइनॉरिटीज़ में, उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आप फिर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल का मैं माखूल आपको जवाब दूंगा, आपके नाज़रीन को बताऊंगा। टीआरएस पार्टी 2001 में बनने वाली पार्टी है। 2001 27 अप्रैल को ये पार्टी बनी थी और उसके 1 साल के अंदर जब फरवरी में जो है कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया था, सीएम साहब ने जनवरी में पार्टी मैनिफेस्टो बनाया था। 1 साल के अंदर मुसलमानों के बारे में उन्होंने 12% रिजर्वेशन का उसमें वायदा किया था। मैं यही मिसाल आपको कांग्रेस की देना चाहता हूँ। 1948 में कांग्रेस यहाँ पर इख्तिदार पे आई और 2004 तक टोटल 56 साल का अरसा गुजरा था, जिसमें वो लोग 35-38 साल हुकूमत भी किए यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 56 साल 56 साल के अंदर 1948 से 2004
ये 48 साल और ये 4 साल आपको 52 साल का दौर गुजरा उनका। 52 साल के दौर में कभी भी उन्होंने एक रिजर्वेशन की बात की, ऐलान किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, कभी नहीं किए। जब 2004 में केसीआर साहब से अलायंस करने के लिए और टीआरएस पार्टी से अलायंस हुआ कांग्रेस का, जिसमें टीआरएस को 42 सीट दिए गए, उसी वक्त सीएम साहब ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे इंचार्ज थे यहाँ के आंध्र प्रदेश के, सीएम साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि हमारे मुसलमान जो साबिक़ा में यहाँ हुकूमत करते थे, आज वो दलित से कमज़ोर हो चुके हैं, उनके लिए कुछ तो कुछ रिजर्वेशन दीजिए। आप सोनिया मैडम से बात कीजिए। मैंने उनसे 12% का वायदा किया था। उसी वायदे पे उन्होंने सोनिया मैडम से बात करने के बाद 5% का ऐलान किया, और वो भी अगर वो 5% का ऐलान करे बेहतर है। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट के बारे में बताता हूँ। आज चूँकि अदालत में इस मामला पड़ा हुआ है, उन्होंने जिस तरह टीआरएस पार्टी ने 12% का वायदा किया था, उसके लिए सुदीर कमेटी बिठाई, उसके बाद उस बिल को 12% के असेंबली में पास करवाया गया, काउंसिल में पास करवाया गया, गवर्नर से अप्रूवल ली गई, पार्लियामेंट में पेश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास पेश किया है। अगर वही कांग्रेस यही काम करती, वो बिल के लिए असेंबली में पास करवाती, काउंसिल में पास करती, गवर्नर से अप्रूवल लेके, जबकि वो पार्लियामेंट में कांग्रेस की हुकूमत थी, वहीं पास करवा देती तो कम से कम 4% तो पक्का रहता था। आज अदालत से हम स्टे लेकर चला रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर के पास टोटल रिजेक्ट होकर नहीं आया। अगर वो रिजेक्ट होकर आएगा तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में तमिलनाडु भी हिंदुस्तान में है, तमिलनाडु के साथ एक कानून और तेलंगाना के साथ एक कानून तो नहीं हो सकता। जी सर, ये बार बार कहा गया, सीएम साहब ने भी बार बार कहा, लोगों में एक उम्मीद जाग गई थी कि केसीआर साहब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। 4 साल हो गए, वादा पूरा नहीं हुआ। आप ये किस तरह जाएंगे आवाम के दरमियान, क्या कहेंगे उनको कि जो है फिर हम वादा करेंगे, या क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। वादा जो करा गया था उसकी अमलावरी की गई। देखिए, पार्लियामेंट हमारे हाथ में नहीं है। इससे पहले जो हुकूमतें बनी थी 2 बार भी कांग्रेस के दौर में, कई मुश्तरका पार्टियों की तायद में हुकूमत बनी थी। हमको भी अंदाज़ा था कि जब भी हम इख्तिदार में आएंगे, तेलंगाना बनेगा, तो हम पार्लियामेंट में उस पार्टी की सपोर्ट करेंगे जो हमें रिजर्वेशन का बिल पास करेगा। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बीजेपी इतनी मेजॉरिटी से जीतेगी, और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जब 52 साल के बाद, 54 साल के बाद वो, मैं समझता हूँ, ऐलान किए, और वो भी रिजर्वेशन दिलाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हम तो अभी 4 साल 3 महीने हुए हैं। इंशाल्लाह ज़रूर सीएम साहब ने वायदा किया था कि मैं इख्तिदार पे आने के 4-6 महीने में, जब कहा था इलेक्शन होने से पहले, पर इलेक्शन होने के बाद जो रिज़ल्ट आया, बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आ चुकी है सेंटर के अंदर, तो हम उसकी तायद नहीं कर सकते, ना उसको तायद की ज़रूरत है। तो वो बिल वहाँ पेंडिंग है। अगर वहाँ से रिजेक्ट होगा तो ज़रूर हम पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटा कर लाएंगे, या आने वाले हुकूमत में जो हुकूमत बनेगी, सेकुलर हुकूमत की तायद करते हुए, हमारे जितने एमपी जीतेंगे, तायद करते हुए, इस बिल को पास कराते हुए, जितना हो सका मैक्सिमम, अगर 12 नहीं हो सका तो 10%, 9% जो भी हो सकता, ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम तो कोशिश करेंगे 12 के, जितना हो सका उनसे दिलवाएंगे। नहीं तो फिर पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाते हुए मुसलमानों से जो वायदा किया गया उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। मैं मुस्लिम भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि केसीआर साहब बहुत कोशिश की है उसके लिए। 1 से 2 बार प्राइम मिनिस्टर से मिले और उनसे गुजारिश की है कि जिस तरह साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे वाजपेयी साहब ने जिस तरह मुसलमानों को पासपोर्ट में आसानी पैदा की थी, वो आज तक मुसलमान उन्हें याद करते हैं। आप भी रिजर्वेशन दे दीजिए, हमारे पास करवा दीजिए, हमारे मुसलमान भी आपको याद रखेंगे। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हक़ की जंग है। अल्लाह ताला के पास इंसाफ है, अंधेर नहीं है। जब तक थोड़ा इंतज़ार तो ज़रूर करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला उसको अमली जामा ज़रूर पहनाया जाएगा। सर, जहाँ तक बीजेपी की बात है, कांग्रेस ये कह रही है कि टीआरएस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, तो क्या किस तरह आप इसको डिफेंस करेंगे? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो है टीआरएस के लिए बीजेपी एक फ्रेंडली पार्टी की तरह है। साहब, ये सरासर कांग्रेस लोगों को धोखा दे रही है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को, आज नहीं, जब बीजेपी के 2 एमपी थे पार्लियामेंट के अंदर, जब भी यही डराते थे, और आज भी यही डराते। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस बीजेपी को लाने वाली पार्टी कौन है? बीजेपी को लाने वाली पार्टी यही कांग्रेस है। क्यों? बाबरी मस्जिद शहीद कौन किया गया? बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा जो खोला गया है वो राहुल गांधी, राजीव गांधी के ज़माने में खोला गया, और बाबरी मस्जिद शहीद की गई पीवी नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में। उन्होंने 7 दिन 8 दिन तक शहीद करते रहे, तमाशा देखते रहे। वो समझे मस्जिद शहीद होने के बाद मुसलमान पूरे
कांग्रेस की तरफ हो जाएंगे। मैं एक बीजेपी यकीनन एक फ़िरका परस्त पार्टी है, मगर कांग्रेस उससे कम नहीं है। कांग्रेस के दौर में हज़ारों फिसादात होते रहे, हज़ारों मुसलमान कटते रहे, पर कभी भी उन्होंने फिसादात रोकने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, तेलंगाना स्टेट में किरण कुमार रेड्डी साहब जिस तरह कहे थे, वो उनका अपना नजरिया था कि उनके दौर में हमेशा फिसादात हुआ करते थे। फिर केसीआर साहब किस तरह कंट्रोल किए। और एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी का हमारे सीएम साहब से कोई वास्ता ही नहीं है। ये सब गलत कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है। अवाम अच्छी तरह जानते हैं केसीआर साहब 1 से 2-3 बार 4 बार जो भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए बार बार मिलते रहे, क्योंकि कांग्रेस उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, किसानों को पानी रोकने के लिए हत्ता इम्कान कोशिश करते हुए 204 केसेस वहाँ पर डाल चुकी है। टीआरएस पार्टी पहले भी नहीं मिली, आगे भी जब तक पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक पार्टी का वजूद रहेगा, कभी भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे, मैं तयखुन देना चाहता हूँ। और ये कांग्रेस खुद, क्योंकि हमारे मुकाबिल कांग्रेस का है झगड़ा, तो कांग्रेस वाले हमेशा यही कहते हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 65 साल में क्या किया और हमने क्या किया? कई स्कीम्स ऐसे जिसके अंदर कभी भी ये लोगों ने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। एजुकेशन का ये हाल है। हमारे सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम लाई। मैं आपके टीवी के जरिए नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, आप चक्कर लिए 2011, 2012, 2013 का शादी मुबारक का बजट, इनका जो इज्तिमाई शादी करवाते थे, सिर्फ 50 लाख रुपए इनका बजट था। आज हमें देखिए 4 साल 3 महीने में हमारे सीएम साहब ने 1 लाख से ज़्यादा शादी करा चुके हैं, और उसके लिए 4 साल में 604 करोड़ रुपए मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए सीएम साहब ने दे चुके हैं। ये सिर्फ अफवाह है। कांग्रेस हमेशा लोगों को डराती रही, धमकाती रही, बीजेपी का डर बताते रहे। हमारी स्टेट के अंदर माशाल्लाह ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। ये खाली वोट बैंक की तरह वोट लेने के लिए कांग्रेस का हरबा हमेशा रहा है, इस मरतबा भी हरबा इस्तेमाल करे। सीएम साहब वाहिद लीडर है जो बीजेपी को इस तेलंगाना में रोक चुके हैं। आपको मैं बता दूंगा, जब अमित शाह नलगुंडे में बहुत बड़ा भाषण दिए थे और हम पे चैलेंज किए थे, उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह हूँ, सीएम साहब ने कहा कि हम तो बादशाह है, तुम हमेशा हमारे तेलंगाना में ख़त्म मत रखो, ऐसे ख़त्म कभी भी लड़खड़ा जाएंगे। और मैं एक मिसाल आपके ज़रिए आवाम तक देना चाहता हूँ। हमारे तेलंगाना स्टेट जब बनी 2014 में, बीजेपी के 5 एमएलए और 1 एमपी जीत चुकी थी। उसके बाद एक ही इलेक्शन आया हैदराबाद में, म्यूनिसिपल इलेक्शन आया। मैं पूछना चाहता हूँ आम से, अगर हमारे से बीजेपी दोस्त होती तो म्यूनिसिपल में उन्होंने भी एक 20-25 कारपोरेटर रहते थे। आप लक्ष्मण जैसे आदमी जो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट है, एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। खैरताबाद एमएलए एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। उप्पल के एमएलए साहब एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। सिर्फ 2 कारपोरेटर जीते, एक जो है अंबरपेट के अंदर किशन रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक गोशा महल के अंदर राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक बेगम बाजार के। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का यहाँ वजूद खत्म हो गया या वजूद बढ़ा? ये मैं मेरे भाइयों से बताना चाहता हूँ। हमारा बीजेपी से ना पहले संबंध रहा है, ना आगे कभी रहेगा। ये सरासर हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। ये टोटली गलत है, कोई इस पर यकीन मत कीजिए। टीआरएस पार्टी जब तक जिंदा रहेगी कभी भी बीजेपी से अलायंस नहीं करेगी, नहीं मिलेगी। जी सर, जहाँ तक 12% रिजर्वेशन का सवाल है, ये तो मरकज़ पर मुनहसिर है, लेकिन एक वादा और किया गया था कि वक्फ को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया। माइनॉरिटी वेलफेयर की ये हालत है कि वो वहाँ पर जो है परमानेंट मुलाजमीन को तरस रही है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि चीफ मिनिस्टर खुद जो है जो अक़लियती बहबूद का क़लमदान रखते थे। कहा जा रहा है कि जो अक़लियती लीडर्स हैं, जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है, आप लोगों ने वक्फ को जो है मजबूत बनाने में, माइनॉरिटी वेलफेयर को मजबूत बनाने में कोई ख़ास काम नहीं किया। साहब मैं बताता हूँ अनीस साहब, ये जो आप सवाल करें बहुत अच्छा सवाल करें। वक्फ को अभी बचाया गया, यकीनन वक्फ को कमिश्नरेट अभी दे जाएगा। तेलंगाना सेकंड दौर में हमारे जो 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे जब हम जीतेंगे तो पहले कमिश्नरेट बनाया जाएगा। और एक बताता हूँ, हमारे एक पूरे 4 साल 3 महीने के दौर में वक्फ की 1 इंच की ज़मीन कहीं नहीं गई। यही कांग्रेस के दौर में दरगाह हुसैन शाह वली की 1600 एकड़ ज़मीन बेची गई। यही चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में विशाखापट्टनम के अंदर दरगाह की ज़मीन 5200 एकड़ ज़मीन में काफ़ी ज़मीन बेची गई, इशाक शाह मदनी दरगाह की ज़मीन। टीआरएस पूरी ज़मीन बचाई है, मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया है। आज वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में जितनी ज़मीन थी, सर्वे करते हुए 45,000 से ज़्यादा ज़मीन, 45,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रेवेन्यू में चढ़ाई जा रही है, जो ये 100 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। निज़ाम स्टेट के बाद ये लोग कभी लैंड का सर्वे नहीं करवाए। सीएम साहब ने बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को सीज करते हुए पूरा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को टोटली ऑनलाइन किया गया
और उसको वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया गया और उसको सेव किया गया। नहीं तो पहले वक्फ के डॉक्यूमेंट गायब करके लोग कब्जा करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीआरएस के दौर में एक ही ज़मीन कहीं वक्फ की बिकी? वक्फ की ज़मीन उल्टा 45,000 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू में चढ़ाई गई है और एक 4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन निकल सकती है। इस तरह 50,000 एकड़ ज़मीन पूरी सेव की जाएगी और इस ज़मीन का जो नया पट्टा बना जा रहा है वो वक्फ बोर्ड के नाम से दिया जाएगा। मुकम्मिल मैं समझता हूँ ये काम हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं हुआ, हमारी स्टेट में हुआ। ये ज़मीन जो बचाया गया है वक्फ बोर्ड को ज़रूर आने वाले टाइम पर, वक्फ का ट्रिब्यूनल तो काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात है, ज़रूर दी जाएगी। उनको डीसीपी रैंक तक का पावर दिया जाएगा ताकि वक्फ की पुलिस वक्फ के पास रहेगी तो वो अपनी जायदादों की हिफाजत कर सकेंगे। हकीकत में हम लोग वक्फ के लिए बहुत सीरियस है, वक्फ के लिए धरना देने वाले हम ही लोग हैं, वक्फ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पहले में अब में काफ़ी सुधार आया, मगर और भी स्टाफ की कमी है, वो ज़रूर पूरा करते हैं। उसके बहुत ही मुस्तहकम महकमा बनाते हुए, क्योंकि हमारा बजट 2000 करोड़ का बजट है, इसको इस्तेमाल करने के लिए वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को डेफिनेट आगे आने वाले टाइम पे अच्छे से अच्छा बनाया जाएगा। क्योंकि हमारी नई स्टेट थी, नई स्टेट बनाने में हमें बहुत बार, सबसे ज़्यादा हमें चंद्रबाबू नायडू साहब ने बहुत तकलीफ दी, बहुत से लिए हमारे लिए मसाइल पैदा किए। हमारे पास आईएएस अफसर नहीं थे, बाद में कई हमारे कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए कई बार प्राइम मिनिस्टर से नुमाइंदगी की, कई हमारे पे केसेस डाले गए, बहुत से उलझनों से हमने निकले। पर आने वाले 5 साल का दौर सुनहरी दौर रहेगा और माइनॉरिटी बजट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट को बहुत मुस्तहकम बनाया जाएगा। सर, आप जो है आपकी पार्टी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन की बात करती है, लेकिन जब टिकटों का जो बंटवारा हुआ तो 12 तो दूर, आपने 3-4% भी जो है टिकट नहीं दिए। हैदराबाद के बाहर सिर्फ एक मुसलमान को अभी तक जो है टिकट दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मुसलमानों से नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ अनिस भाई, जहाँ मुसलमान जी सकते हैं वहाँ ज़रूर देना चाहिए, ये तो ज़रूर भाई। मगर अभी हमारे माहौल ऐसा बन चुका था कांग्रेस के दौर के हिसाब से, यहाँ पर फ़िरक़ावाना फ़िसादात करवा के हिंदू और मुसलमानों में बहुत दूरियां पैदा कर चुके थे। इंशाल्लाह हमने ये 5 साल के अंदर बहुत गंगा जमुना तहज़ीब को फ़रोग़ दिया। रमज़ान की दावत में पूरे हिंदू भाई शरीक हो रहे हैं, इफ्तार पार्टी के अंदर दशहरा दिवाली में मुसलमान जाते हैं, ऐसा माहौल बढ़ाते जा रहे हैं। आज यहाँ पर सब प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजर रही है। ज़रूर अभी हम लोग जो है काउंसिल के अंदर 12% के हिसाब से हमारे 5 काउंसिल मेंबर हो चुके हैं मुसलमान। MIM पार्टी के जो 7 MLA उसके लिए भी हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान असम्बली में नुमाइंदगी होना चाहिए। और हम लोग भी अभी तो 2 टिकट दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला शायद एक आध टिकट आ सकता है या पूरा डिक्लेयर हो गया तो। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे ज़रूर असम्बली में भी TRS के 6 MLA ज़रूर रहेंगे। डिलिमिटेशन होने वाला है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सीट्स सॉलिड बन जाएंगे। डेफिनेट आने वाले टाइम पर नेक्स्ट असम्बली इलेक्शन में ज़रूर हम 6-7 मुस्लिम MLA जिताएंगे और उनको असम्बली में नुमाइंदगी का मौका देंगे। जी सर, 2014 में जो है TRS की बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त आवाम चाहती थी TRS को, तो उस वक्त जो है TRS को सिर्फ 63 सीटें मिली थी 119 में, और तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ था, अपोजिशन थी, उन्होंने अलग अलग इंतखाब लड़ा। तो अब जब महाकुटमी की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इस बार TRS के लिए इलेक्शन लड़ना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी आएंगे, सोनिया गांधी यहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे, तो 63 सीट रिटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा TRS के लिए। साहब, ये पारी खाली गलतफहमी है। कर्नाटक में क्या असर हुआ, राहुल गांधी जाने के बाद और भी पार्टी डाउन हो गई। जहाँ हुकूमत बनाना था वहीं नहीं बना सके। मैं आपसे एक बात बता दूँगा, यकीनन तेलंगाना बनने के बाद हमें 63 सीट है, पर हमने हुकूमत नहीं की थी। आज लोग कहते थे उस ज़माने में जो मूवमेंट की पार्टी है वो हुकूमत नहीं कर सकती। आज जितना अच्छी तरीके से हमारे CM साहब ने हुकूमत की, जितने वेलफेयर स्कीम लाए, मैं 2 चीज़ बताता हूँ आपको, कैलकुलेशन कर लीजिए। एक चीज़ एक बताता हूँ, 2013-14 का बजट हमारे पूरा आंध्र प्रदेश का, जिसमें 23 डिस्ट्रिक्ट है आंध्रा के, 13 और तेलंगाना के 10, हमारा टोटल उस वक्त का जो बजट था 1,61,000 करोड़ का बजट था। हमारे हिस्से में 40,000, 45,000, 50,000 करोड़ के अंदर तेलंगाना को आते थे, बाकी का पूरा पैसा आंध्रा में खर्चा किया जाता था। 4 साल के अंदर मैं बताता हूँ अनिस साहब आपको, हमारा बजट कहाँ तक चले गया, सिर्फ तेलंगाना का बजट 1,74,000 करोड़ तक चले गया। ये बताइए कितनी बड़ी तरक्की। हमारा ग्रोथ 19% ग्रोथ है। आज आवाम देख रही है, वही देख कर वोट डालेगी। आज हमारे बजट में जो हमारे हिस्से में रकम मिलती थी पूरे तेलंगाना के लिए, उतनी रकम तो वेलफेयर पे, नॉन रिफंडेबल पे खर्चा किया जा रहा है। आज 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए नॉन रिफंडेबल
अवाम में जो वेलफेयर स्कीम पर खर्चा किया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। यानी साहब, आज हमारी स्टेट जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, हिंदुस्तान में हमारे मुकाबले में कोई स्टेट नहीं है इसकी तरक्की की मिसाल देने के लिए। आज हमारे पास 1,50,000 करोड़ के इंडस्ट्रीज लग चुके हैं यहाँ पर, और बहुत तेज़ी से हमारे पास ग्रोथ आ रहा है। किसानों को जो पानी देने की स्कीम है, मिशन भगीरथ, मिशन काकतिया, मैं एक ही बात पूछता हूँ, हमारे पास तेलंगाना में कभी सर्वे किया गया? 44,000 तालाबों का सर्वे किया गया, उसमें से 22 से 24,000 तालाबों को डीप किया गया। जहाँ तालाब नहीं है वहाँ तालाब बनाए जा रहे हैं। थोड़ा 5 साल में मुकम्मल काम नहीं हो सकता नहीं साहब, इसके लिए 10 से 15 साल का वक्फा होता है। अवाम भी हमेशा 10 साल का मौका ज़रूर देती है। आने वाले 5 साल का मौका हमें ज़रूर मिलेगा। और हम जब 63 सीट इसलिए लिए थे, जब मूवमेंट था, मूवमेंट ख़त्म हुआ था, तेलंगाना आया था, और उससे ज़्यादा ताकतवर अब हमें, आज हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आवाम की भलाई का काम हमने जो किया है, हमारे सीएम साहब ने जो किया है, वो काम कोई हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं कर सकी। लोग बाज़ाब्ता तरीके में देखते हैं, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावर का जो कंजम्पशन है हमारी स्टेट के अंदर है, नंबर 1 है। और पावर में हम सरप्लस हो चुके हैं, शोबे हर बजट में सरप्लस है, हर शोबेयात में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि लोन लिए, लोन तो जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट और कई डेवलपमेंट के लिए लोन लिया गया, उसका भी हम रीपेमेंट का इंतजाम हमारे पास है। और हमारा बजट जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, अवाम अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करे। ये कांग्रेस में पूरा खसारा रहता था, ये हमेशा दिल्ली से भीख मांगते रहते थे, ये कभी अपने स्टेट के रेवेन्यू को सुधार नहीं सके। ये बजट खुद आपको बताता है कि हम कितनी तेज़ी से तरक्की करें। अवाम ज़रूर ये बात का अंदाज़ा लगा रहे। केसीआर साहब केलाल के ज़रिए पानी देना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। 1 एकड़ का जो 1 करोड़ एकड़ का हमारा टारगेट है, उसे ज़रूर हम आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। पीने का पानी आवाम को घर घर तक पहुंचाएंगे। कभी पीने का पानी कभी नहीं मिला। अब हमारे कई 20-30 डिस्ट्रिक्ट, 20-22 डिस्ट्रिक्ट में पीने के पाइपलाइन पड़ चुके हैं। और जहां गांव विलेज में 1 रुपये में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो वीकर सेक्शन में जो 125 गज से जिसका घर बड़ा है, उसके लिए चार्जेस लिए जा रहे हैं। बाकी आवाम को फ्री पानी दिया जा रहा है। ये कभी सोच भी नहीं सकती आवाम हमारी कि कभी ऐसा दौर आएगा। वो सुनहरी दौर आ चुका है। आने वाले 5 साल में और भी सुनहरी दौर लाते हुए आवाम की तरक्की की जाएगी। सर, आपसे आखिरी सवाल, कितना यकीन है, क्या यकीन है आपको, कितने सीट आप लोग जीतेंगे? हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग 100 सीट के टारगेट को जाएंगे। ये खाली बकवास है अनीस भाई, खाली फ़िरका परस्ती की बातें करते हैं। इनके अदर भी स्टेट है दूसरे, खाली वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह, क्योंकि तेलंगाना में मुसलमानों का वोट बहुत अहमियत का हामिल है, परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा है। ये खाली एक बीजेपी बता रहे हैं। इन्होंने हुकूमत की है ना, हुकूमत नहीं करने वाला आदमी आके बोलता तो यकीनन मैं कहता था कि वो आने वाला आदमी बहुत कुछ करेगा। बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से लेकर आज तक कहा, जो आजमाने वाले को आजमाना नादानी। एक बार आजमाए, हम उनसे धोखा दे चुके हैं, फिर उनको आजमाना नादानी है। इसलिए हमें पूरा यकीन है, देहातों में आवाम केसीआर साहब को जान की तरह चाहते हैं। मैं एक बार तकरीर में कहा कि आप वोट दीजिए, एक शख्स ने उठकर कहा वोट नहीं साहब, जान देंगे हम, हमारा खून चाहिए, ब्लड चाहिए तो दे देंगे केसीआर साहब को। वोट तो देना ही देना है हमें। हम केसीआर साहब ने हमारे लिए जो काम किया है, हम भूखे मरते थे, किसानों ने कहा। आज केसीआर साहब ने हमें रैतू बंधु से हमें ज़राअत करने के लिए हर एकड़ पर 8,000 रुपये दे रहे हैं, और आने वाले 10,000 रुपये देंगे। आसरा पेंशन क्या देते थे आप बताइए? 200 रुपये देते थे, 1,000 किया गया, अब 2,016 रुपये किया जा रहा है। तो ये स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। 1 रुपया राशन दिया जा रहा है अनीस भाई। आपको बताऊं, यही कांग्रेस और तेलुगु देशम में राशन पे भी फैमिली प्लानिंग कर चुके थे। मियाँ बीवी 2 बच्चे 4 किलो के हिसाब से 16 किलो राशन देते थे। किसी की माँ साथ में है तो मैक्सिमम 20 किलो देते थे। आज केसीआर साहब ने बिला मजहब व मिलत, घर में जितने मेंबर हैं, अगर आपके 15 मेंबर हैं तो 90 किलो राशन आपको 1 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। इससे अच्छी हुकूमत कहाँ पर मिल सकती बताइए? बेरोजगार लोगों के लिए भी 3,016 रुपये अलाउंस दिया जा रहा है। तो और भी आगे चलकर 5 साल में मुलाजिमतें फराहम करेंगे। नई स्टेट में इतना अच्छा काम हुआ। अगर ये स्टेट कांग्रेस को जाती तो किरण कुमार रेड्डी जी आप जो बोले हैं ना, वो सही होता था। तबाह बर्बाद कर देते थे स्टेट को। ये स्टेट के अंदर ना करंट मिलता था, ना पानी मिलता था, ना आपको अमन मिलता था। आपके लिए हमेशा ज़िंदगी दोभर हो जाती थी। वही उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था कि आप तेलंगाना लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे और फिर से आंध्रा में मिलने की बात करेंगे। आज आंध्रा से
आंध्रा के अवाम हमारे भाई यहाँ हैं, हमें आंध्रा के भाइयों से कभी कोई शिकायत नहीं है। डेफिनेट हम अपने बच्चियाँ हम आंध्रा में दे चुके हैं, आंध्रा के बच्चे हम कर चुके हैं, वो हमारे भाई है, बड़े भाई की तरह हम उनसे रहना चाहते हैं। मगर ये रूलर्स जो करप्टेड रूलर थे हमारी दौलत लूट चुके हैं। आज हम कितना मिलजुल कर रहे थे, और आंध्रा के रूलर्स भी यहाँ पर जितने आंध्रा के सेटलर्स भाई है वो भी हमको वोट देने के लिए तैयार है। क्योंकि सर आपको यकीन है कि अभी जो दूसरी इनिंग है आप लोगों की, इसमें आप लोग सेंचुरी मारेंगे? 100% हम बिला झिझक आपसे कह रहा हूँ। अभी आप कैंपिंग में आन दीजिए, टाइम जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएगा पता चलेगा। उनके पास तो जो है 20 तो चीफ मिनिस्टर है, कितने 20, कौन सा लीडर ऐसा नहीं है, बोलिए आप कौन सा लीडर ऐसा नहीं है जो अपना चीफ मिनिस्टर का दावा नहीं कर रहा, सीनियर लीडर 20, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 40 है। उनकी अलायंस पार्टियां खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें, कभी सीपीएम वाले कहते हैं, कभी पुंडराम साहब कहते हैं, कभी दूसरे लोग कहते हैं। ये तो अभी तो लड़ना शुरू हुआ है लोग। अभी गांधी भवन पे ताले पड़ रहे हैं, वहाँ पे धरने दे रहे जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम पड़ेगा आपको सब मालूम हो जाएगा इनका डिसिप्लिन क्या है, इनकी औकात क्या है, ये किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, ये किस तरह अवाम में मकबूल है, या अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। मुझे पूरा यकीन है अवाम बहुत 1-2 साल नहीं 65 साल दोनों को देख चुकी है। और ये दोनों का अलायंस जो है ये बहुत खतरनाक अलायंस है। ये अलायंस जो करें उसमें कांग्रेस खुद अपना विखार खो चुकी है। तेलुगु देशम पार्टी बनी थी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, आज वो दोनों मिलकर अलायंस करते हुए आज हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तेलंगाना के अवाम को। हम इसके लिए अवाम को खबरदार करते हैं कि आप होशियार रहिए, ऐसे मक्कार पार्टियों से कभी इनके फरेब में मत आइए। अवाम खुद हमसे कह रही है क्या साहब ऐसे धोखेबाज लोगों को हम कभी वोट नहीं देंगे, जो हमारी हालत इतनी निचली सतह तक ला चुके हैं। केसीआर साहब आने के बाद हमें जोश आया, जज्बा आया, हर शोबे हाथ में हमको तरक्की के मौके मिले। डेफिनेट मुझे पूरा यकीन है इस मरतबा हम 100% बड़ी मेजॉरिटी से जीत के टीआरएस हुकूमत बनेगी। आगे जो मुसलमानों के पूरे मसाइल है यकीनन सप्लान दिया जाएगा। उसी तरह वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को ज़रूर अच्छी से अच्छी तरीके से चलाते हुए पूरा महकमे में बहुत साफ और दीनदार ऑफिसरों को अपॉइंट किया जाएगा। और इंशाल्लाह मैक्सिमम बजट खर्चा किया जाएगा। रेजिडेंशियल स्कूल आज 204 है, उसकी जगह 500 तक ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वो स्कूलों को ज़ाती ज़मीन देते हुए 20 लाख एक स्कूल के लिए सीएम साहब का अंदाज़ा है कि उसे 12 से 15 करोड़ रुपये खर्चा करते हुए वहाँ अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये आने वाले 5 साल में बहुत खुशहाल तेलंगाना रहेगा। जो सीएम साहब का सपना है गोल्डन तेलंगाना, वो ज़रूर बनेगा, यही मेरी राय। बेहद शुक्रिया साहब, बेहद शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से। बता रहे थे कि किस तरह टीआरएस पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेगी। ख़ास तौर पर जनाब महमूद अली साहब को अक़लियतों के लिए जो इजलास मुनाकिद किए जा रहे हैं मुहिम के दौरान, उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। वो तकरीबन हर हल्के असम्बली को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह ये जो इलेक्शन है टीआरएस के लिए क्या मायने रखता है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।